इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने यहां पर मदरसों की विस्तृत जानकारी और सूची मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो है सामने निकल के आ रही है। बांदा सहित कई जिलों को भेजा गया है पत्र। पढ़ने वाले छात्रों और बच्चों की, इसी के साथ मौलवियों की विस्तृत जानकारी जो है वो मांगी गई है। नाम, पता, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो निश्चित सामने निकल के आ रही है, जहां यूपी एटीएस ने सुरक्षा कारणों से कार्रवाई की यहां पर शुरू की है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने यहां पर मदरसों से सूची मांगी है। बांदा सहित कई जिलों को यहां पर भेजा गया है पत्र। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर अब पढ़ने वाले बच्चों और मौलवियों की विस्तृत जानकारी जो है वो मांगी गई है यूपी एटीएस की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाम, पता, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश यहां पर जो है यूपी एटीएस के ओर से दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ यूपी एटीएस ने सुरक्षा कारणों से कार्रवाई शुरू की है। बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल के आ रही है यूपी से, बांदा से, जहां पर बांदा के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर सूची भेजी गई है। यूपी एटीएस ने मदरसों की विस्तृत सूची जो है वो मांगी है। बांदा सहित कई जिलों को यहां पर नोटिस भेजा गया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर बच्चों और मौलवियों की यहां पर जो है सूची यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड की ओर से मांगी गई है, जिसमें नाम, पता और कई सारे दस्तावेज यहां पर मांगे गए हैं। तो बता दें कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद एटीएस हरकत में आ गया है। एजेंसी ने कई जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, उनके शिक्षकों और प्रबंधक स्टाफ की जानकारी मांगी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि एटीएस से उन्हें लेटर प्राप्त हुआ है, लेकिन जानकारी निदेशालय के आदेश के बाद ही साझा की जाएगी। जनपद में कुल 25 स्थायी और अस्थायी मदरसे संचालित है, जिसमें से आपको बता दें कि सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं मिला है, लेकिन देशहित में आने पर सभी डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में केवल 2 मदरसे, दारुल उलूम रब्बानिया और दारुल उलूम अरबिया, सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार जो है बांदा से जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला यहां पर एटीएस की ओर से। संदीप, जो है सूची जारी होने के बाद अब यहां पर लेटर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एटीएस के बाद। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद हादसे में अब किस तरीके से यूपी एटीएस भी हरकत में आते हुए नजर आया। मदरसों में पढ़ रहे छात्र, प्रबंधक स्टाफ और बाकी जितने लोग हैं उन सब की जानकारी यहां पर एटीएस की ओर से मांगी गई है, जिसके बाद सूची तैयार करने के बाद यहां पर जो है लेटर जारी किए जा रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र, उनके प्रबंधक स्टाफ और इसी के साथ जो वहां मौलाना है और मौलवी हैं, उनकी भी पूरी जानकारी जो है यहां पर अब यूपी एटीएस एकत्रित करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें बांदा के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई यूपी एटीएस की ओर से की गई है। एकाएक कर जो है सभी तमाम जिले में जितने भी मदरसे हैं सबको लेटर भेजने की तैयारी यहां पर यूपी एटीएस की ओर से चालू की जा रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार जो हैं वो जुड़ चुके हैं बांदा से। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं संदीप क्या पूरा मामला है। देखिए मदरसों के पढ़ने वाले छात्रों और यहां तक कि प्रबंधक स्टाफ के साथ साथ जो मौलाना और मौलवी हैं उनकी भी यहां पर जो है अब जानकारी मांगी गई है यूपी एटीएस के बाद। जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सख्त रुख अपनाते हुए पूरी जो जांच टीम है यूपी की, एटीएस है, एनआईए है या तमाम जांच एजेंसियां हैं, उनको इस मामले में लगा दिया गया था। उसके बाद से यूपी में एटीएस लगातार जो है छापेमारी करती जा रही थी। उसके बाद अब एटीएस के द्वारा जो है मदरसों पर शिकंजा कसने का काम शुरू किया गया है, जिसको लेकर के प्रयागराज के एटीएस के द्वारा जो है आज 15 तारीख को लेटर भेजा गया था कि आसपास के जितने भी जनपद है जहाँ पर मदरसे अस्थायी और अस्थायी चल रहे हैं उनकी जांच की जाए। उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनमें जो मौलाना पढ़ा रहे हैं,
उनकी सबकी जांच की जाए, उनके नाम, पिता का नाम, उनका पता, हर चीज की जानकारी के लिए एटीएस का प्रयास किया जा रहा है। जी संदीप की अब क्योंकि देखिए खबरें भी सामने निकल के आ रही है कि बांदा के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर यूपी एटीएस ने सूची जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है। अब इस तरीके से कितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी है अगर बांदा की बात की जाए? और देखिए अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो कह रहे हैं देखिए अभी तक हमारे पास कोई औपचारिक तौर पे कोई लेटर नहीं आया, लेकिन अगर क्योंकि देशहित की बात है तो हम जानकारी जरूर साझा करेंगे। जी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से जो अभी तो लेटर अधिकारी के पास भेजा गया है, जिस तरह से अधिकारी जैसे लेटर हम लोगों को मीडिया को लेटर की जानकारी हुई थी, उसके बाद तत्काल मदरसों में जाकर के बात की गई, मदरसे के मौलानाओं से बात की गई, तो उन्होंने यही बताया है कि फिलहाल देखिए कि हमको अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को ये चीज अवगत कराई जाएगी तो तत्काल हम लोगों के द्वारा ईमानदारी के साथ पूरे मामले की जो जांच चल रही है उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि ये देश हित में है, इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आप जो है नजर अपनी इस पूरी खबर पर बना रखें। तो आगरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर जंगल राज पार्ट 2 नहीं आने दिया जाएगा। पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के योगदान और उनके राष्ट्र निर्माण और विचारधारा को हर विधानसभा तक पहुंचा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और सुशासन की मोहर बताया। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि रिजल्ट आते ही अखिलेश को मरोड़ शुरू हो गई है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रश्नों पर उन्होंने कहा कि दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को और पारदर्शी बनाया जाएगा। बिहार में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर जनता ने मोहर लगा दी है। हर बिहारवासी चाहता था कि बिहार में सुशासन की सरकार बने, डेवलपमेंट की सरकार बने, और बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और उसे गति देने की जरूरत है। और यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सब पूरे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो गुंडा राज और मैं कह सकता हूं जंगल राज लाई थी, उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बेटी ने एक ट्वीट किया है इल्तिजा मुफ्ती ने कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस्लामोफोबिया किया जा रहा है और उसका परिणाम आप जानते हैं ये मतलब इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सर अखिलेश ने इस अवसर पे कहना है कि जो बिहार में हुआ है वो यूपी में नहीं होने देंगे। इंतजार करो, उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ 27वीं सरकार बनेगी एनडीए की। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जौनपुर में भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विशेष सहभागिता की। इस विशाल यात्रा में हजारों लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। इस दौरान पूरे मार्ग में देशभक्ति की भावना और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली राहत योजना की चर्चा करते हुए उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी है। मैं आज के कार्यक्रम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को प्रणाम। जनता को ये एक ऐतिहासिक बिजली बिल राहत योजना हम लेकर के आए हैं। आपने अच्छा किया, याद कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता तक आप अवश्य इस बात को पहुंचाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो कुल हमारे उपभोक्ता हैं 3 करोड़ 50 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 50-60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना बिल नहीं जमा किया, और साथ ही कुछ और उपभोक्ता हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बिल नहीं जमा किया। ऐसे तमाम उपभोक्ता का जो बिल है वो जमा होते होते जलाते हैं एक बल्ब, चलाते हैं एक पंखा, लेकिन वर्षों का चूँकि जमा है तो इसलिए लाखों में दिखता है और वो लोग घबरा करके इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारे पास आते हैं, अधिकारियों के पास आते हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए ऐसे गरीब तबके के जो छोटी कंजम्पशन वाले, छोटे लोड वाले जो उपभोक्ता हैं, उनको एक बार राहत दे करके उनको इस विष चक्र से निकालने की भावना के साथ हमने ये राहत योजना लागू किया है। 1 दिसंबर से ये योजना लागू हो रही है। 3 चरण में, 3 महीने के 3 चरण में वो चलेगी। पहले की योजनाएं भी बहुत अच्छी रही, हम लेकर के आए थे, लेकिन उसमें ऐसा था कि पहले चरण में 100% माफ़ी ब्याज में थी, उसके बाद 80% होती थी, उसके बाद घट करके 60% हो जाती थी। इस बार कई नई चीज़ें हम लोग इस राहत योजना में लाए हैं। पहली नई बात तो ये है
कि ब्याज माफ़ी का जो दर है 100% ही तीनों चरण में रहने वाला है। चाहे आप पहले महीने में जमा करें, आप तीसरे महीने में जमा करें, ब्याज पर राहत आपको 100%। तो इस प्रकार जो कुल जमा हुआ धन है, जो कुल बकाया राशि है, उसकी लगभग 25-30% राशि तो 100% ब्याज की या जो दंडनीय जो चार्ज लगता है उसका निकल जाता है। उसके बाद ये पहली बार हुआ है और पूरे भारत में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पहली सरकार हमारी है जिसने इस बात को सोचा है कि हम मूल धन में भी ब्याज राहत के साथ साथ मूल धन में भी हम 25% तक की छूट दे रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अब आगे नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। बिहार में बुधवार को एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन जो है वो आज रहा है। कल बिहार सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कार्यालय से लेकर गांधी मैदान को सजाया गया है। बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य एनडीए नेता 20 नवंबर को राज्य में नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। आखिरकार किस तरीके का मंजर और नजारा वहां रहा वो आपको एक बार दिखाते हैं और साथ ही आपको सुनाते हैं कि तमाम बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना। 1995 से बिहार के लोगों को ने बहुत अच्छी सरकार के लिए वोट दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि 200 के पार हम जीतेंगे और विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट भी तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। 2 सीट मेरे आकलन से ज़्यादा मिल गया। तो एकदम बिहार में खुशी की लहर है। लोग बहुत खुश हैं। नई सरकार जल्द शपथ लेगी। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और बिहार के लोगों को सरकार मिल जाएगी। 1985 से 1995 से हमारा और बीजेपी का गठबंधन है। तब समता पार्टी थी, अभी जनता दल यू है। हमारे बीच में वैचारिक तौर पर भी कोई दिक्कत नहीं है और संगठनात्मक तौर पर काम करने में भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे 3 घटक साथी और हैं। आज सब पार्टियां अपने अपने नेता का चयन करेंगी। रात को शाम को किसी समय संयुक्त बैठक एनडीए के विधायकों की होगी और वो नीतीश कुमार जी को नेता चुनने के बाद राज्यपाल को अपने फैसलों से अवगत कराएंगे। उसके बाद राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को कल शपथ ग्रहण के लिए बुलाएंगे और लगभग 11 और 12 के बीच में ये कार्य संपन्न होगा। देखिए, आज तो बैठक में डिसीजन लिया जाएगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से हमारे लीडर होंगे और कल जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कैसी क्या तैयारी है उस पर भी चर्चा होगी। तो सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी सुरक्षा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सासाराम जंक्शन परिसर में आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार और जीआरएफ निरीक्षक सुमन कुमार के नेतृत्व में रेल पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी प्लेटफॉर्म्स, सर्कुलेटिंग एरिया, फुटओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल, पार्किंग एरिया, टिकट काउंटर परिसर में गहन जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान किसी प्रकार की अनियमितताएं या आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाया गया। तो अगली खबर का रुख करते हैं। उधम सिंह नगर जिले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्ती पर प्रभाव एक बार फिर काशीपुर में देखने को मिला। एसओजी और काशीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने टांडा बागनवाला टांडा उज्जैन रोड पर चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 लाख रुपए से अधिक मूल्य का अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने एक सफेद स्कूटी से बिना किसी बिल या लाइसेंस के 5000 अवैध बिनोरोफिन इंजेक्शन और 326 बोतल कोडाइन फॉस्फेट सिरप पकड़ा। मौके से तस्कर दीपक ठाकुर, जिसकी उम्र 24 बताई जा रही है, जो मुरादाबाद का निवासी है, उसको यहां पर गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस टीम की इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। जुमाई जिला के अलीगंज बाजार में बाइक पर सवार होकर आए 4 अपराधियों ने हुडरिया गांव निवासी युवक पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जुमाई रेफर किया गया।
बताया गया है कि घटना अलीगंज बाजार के धर्म कांटा के पास हुई, जब वह अपने ट्रैक्टर को वेल्डिंग करवाने के लिए आया हुआ था। किसी दौरान इसी अपराधी ने उस पर गोली मार दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।